दुनिया में जब भी तानाशाही की बात होती है तो मिसाल दी जाती है। हिटलर की इतिहास के पन्ने में दर्ज है, जिसकी सनक और तानाशाही ने विश्व को युद्ध स्थल के रूप में बदल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जो भयानक विनाश हुआ था, उसकी शुरुआत जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने साल 1937 ऑस्ट्रिया के पर हमले के साथ कर दी थी। दरअसल हिटलर के ऑस्ट्रिया समेत कई यूरोपीय देशों पर आक्रमण करने की कई वजह थी, लेकिन उसमें दो प्रमुख वजह थी। पहली वजह थी कि हिटलर सहित कई जर्मन लोगों का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर वायसराय की हुई संधि में जर्मनी के साथ अन्याय किया गया है। और दूसरा बड़ा कारण यह था कि हिटलर यहूदी समाज के लोगों से नफरत करता था। वह जर्मनी को युद्ध रक्त वाले जर्मनों का देश बनाना चाहता था। उसका मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ हुए अन्याय में जर्मनी में रह रहे यहूदियों की मुख्य भूमिका थी। इसे हिटलर की एक सनक ही कहा जा सकता है। हिटलर के शासनकाल में यहूदियों पर अत्याचार किया गया। यहूदियों द्वारा कई लिखे पुस्तक, दस्तावेज, रेडियो को जैसे चीजों को आग के हवाले कर दिया गया। हिटलर के इस अत्याचार में पीड़ितों में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी शामिल थे। हिटलर के अत्याचार से बचने के लिए उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया और इंग्लैंड में जाकर शरण ली। खैर, हिटलर ने अपने यूरोप के विजय के लक्ष्य को पूरा करने की शुरुआत ऑस्ट्रिया से की। तब तक विश्व युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनी थी। 1939 में जर्मनी ने कहा कि तानाशाह हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। उसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ था। हालांकि युद्ध के शुरुआती दिनों में हिटलर मजबूत स्थिति में था। वर्ष 1440 तक जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, नॉर्वे समेत पश्चिमी यूरोपीय देशों पर जर्मनी का अधिकार हो चुका था। हालांकि ब्रिटेन लगातार जर्मनी का विरोध कर रहा था, लेकिन हिटलर के समय में जर्मनी पास एक बहुत अच्छी सेना थी जिसका हिटलर ने पूरा फायदा उठाया और इसमें उसका साथ सोवियत संघ ने। असल में जर्मनी ने सोवियत संघ के साथ एक पारंपरिक गैर आक्रामक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते के तहत यह तय किया गया था कि दोनों देश 10 वर्ष तक एक दूसरे के खिलाफ सैनिक कार्यवाही नहीं करेंगे। इस समझौते का फायदा ये हुआ को जब हिटलर पश्चिमी यूरोपीय देशों पर आक्रमण कर रहा था। उस समय पूर्व में उसकी सीमा सोवियत संघ से पूरी तरह सुरक्षित थी, लेकिन हिटलर तो ठहरा। तानाशाह कई पश्चिमी यूरोपीय देशों की विजय के बाद उसकी महत्वाकांक्षा ने एक नए अभियान को जन्म दिया, ऑपरेशन, जिसका कोड नाम फ्रेडरिक बारबारोसा लाल दाढ़ी 12वीं शताब्दी के पवित्र रोमन सम्राट और धर्म योद्धा के नाम पर रखा गया था। ने नाजी जर्मनी के वैचारिक लक्ष्यों को, साम्यवाद को खत्म करने और पश्चिमी सोवियत संघ को जीतकर जर्मनों के साथ इसे फिर से आबाद करने के लिए क्रियान्वित किया। जर्मन जनरल प्लान ऑस्ट का उद्देश्य काकेशस के तेल भंडारों के साथ साथ यूक्रेन और बेलोरूसिया सहित विभिन्न सोवियत क्षेत्रों के कृषि संसाधनों को प्राप्त करते हुए एक्सिस युद्ध के प्रयास के लिए कुछ विजित लोगों को जबरन श्रम के रूप में उपयोग करना था। उनका अंतिम लक्ष्य जर्मनी के लिए अधिक लेबेंसराम, रहने की जगह बनाना और साइबेरिया में बड़े पैमाने पर निर्वासन, जर्मनीकरण, दास्ता और नरसंहार द्वारा मूल स्लाव लोगों का अंतिम विनाश करना था। 29-30 आक्रमण से 2 साल पहले नाजी जर्मनी और सोवियत संघ ने रणनीतिक उद्देश्यों के लिए राजनीतिक और आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बेसार्बिया और उत्तरी बुकोविना पर सोवियत कब्जे के बाद जर्मन हाई कमान ने जुलाई 1940 में कोड नाम ऑपरेशन ओटो के तहत सोवियत संघ पर आक्रमण की योजना बनाना शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान धुरी शक्तियों के 3 करोड़ 78 लाख से अधिक कर्मियों, युद्ध के इतिहास में सबसे बड़ा आक्रमण बल ने 60 लाख मोटर वाहनों और गैर लड़ाकू अभियानों के लिए 6 लाख से अधिक घोड़ों के साथ 2900 किलोमीटर 1800 मील के मोर्चे पर पश्चिमी सोवियत संघ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण ने भौगोलिक दृष्टि से और एंग्लो सोवियत समझौते के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में एक बड़ी वृद्धि को चिह्नित किया। इस ऑपरेशन ने पूर्वी मोर्चे को खोल दिया, जिसमें मानव इतिहास में युद्ध के किसी भी अन्य थिएटर की तुलना में अधिक सेनाएं प्रतिबद्ध थीं। इस क्षेत्र ने इतिहास की कुछ
सबसे बड़ी लड़ाइयाँ, सबसे भयानक अत्याचार और सबसे अधिक हताहतों सोवियत और धुरी सेनाओं के लिए समान रूप से को देखा, जिनमें से सभी ने द्वितीय विश्व युद्ध और 20वीं सदी के बाद के इतिहास को प्रभावित किया। जर्मन सेनाओं ने अंततः 5 मिलियन सोवियत रेड आर्मी सैनिकों को पकड़ लिया, 33 और जानबूझकर भूख से मरने के लिए, या अन्यथा 3.3 मिलियन सोवियत युद्ध कैदियों और लाखों नागरिकों को मार डाला, क्योंकि भूख योजना ने जर्मन खाद्य कमी को हल करने और भुखमरी के माध्यम से स्लाव आबादी को खत्म करने के लिए काम किया। 32 जर्मन मौत दस्तों या इच्छुक सहयोगियों द्वारा किए गए सामूहिक गोलीबारी और गैसिंग ऑपरेशन एच ने होलोकॉस्ट के हिस्से के रूप में 1 मिलियन से अधिक सोवियत यहूदियों की हत्या कर दी। 37 ऑपरेशन बारब्रोसा की विफलता ने नाजी जर्मनी की किस्मत पलट दी। 33 परिचालन रूप से जर्मन सेनाओं ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की और सोवियत संघ के कुछ सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों, मुख्य रूप से यूक्रेन में, पर कब्जा कर लिया और भारी हताहतों की संख्या बढ़ाई। 1941 के अंत में मास्को की लड़ाई के दौरान जर्मन आक्रमण समाप्त हो गया, 33-34, और उसके बाद के सोवियत शीतकालीन जवाबी हमले ने जर्मनों को लगभग 250 किलोमीटर 160 मील पीछे धकेल दिया। जर्मन उच्च कमान ने पोलैंड पर आक्रमण की तरह सोवियत प्रतिरोध के त्वरित पतन की आशंका जताई थी, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस की प्रतिक्रिया के समान था। लेकिन इसके बजाय रेड आर्मी ने जर्मन वेहरमैच के सबसे मजबूत प्रहारों को अवशोषित कर लिया। बारबारोसा के भारी नुकसान और रसद संबंधी तनाव के बाद वेहरमाच की कम होती सेना अब पूरे पूर्वी मोर्चे पर हमला नहीं कर सकती थी और पहल को फिर से हासिल करने और सोवियत क्षेत्र में गहराई तक जाने के लिए बाद के ऑपरेशन, जैसे कि 1942 में केस ब्लू और 1943 में ऑपरेशन सिटाडेल, कमजोर थे और अंततः विफल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप वेहरमाच की हार हुई। इन सोवियत जीतों ने जर्मनी के क्षेत्रीय विस्तार को समाप्त कर दिया और 1945 में नाज़ी जर्मनी की अंतिम हार और पतन की भविष्यवाणी की।